मेरा नाम कंगना है। आईने में खुद को अच्छी तरह से देख लो। आज से तुम कंगना नहीं हो, तुम वो हो जो मैं कहूँगा। इस घर में, इस दुनिया के सामने तुम्हारी पहचान सिर्फ यही है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी जिसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। मैं इस लग्जरी कमरे में लगे हुए मिरर के सामने खड़ी हुई थी। अपने शरीर पर मैंने महंगे कपड़े पहने हुए थे, बालों में मोती लगे हुए थे और कलाइयों में सोने की चूड़ियाँ थीं। मगर इस इंसान के शब्दों में इस सारी शानो शौकत को एक सुनहरे पिंजरे में बदल दिया था। उसने मेरे हाथ में एक फोटो थमाई थी कि इसे देखो, इसके चलने बोलने मुस्कुराने हर अंदाज को अपनी आत्मा में उतार लो। अगर तुमने अपनी असली पहचान जाहिर की तो याद रखना, ये छत, ये सुविधाएं और सबसे बढ़कर तुम्हारे बच्चों को मिलने वाला ये सुकून सब एक लम्हे में छिन जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोटो पर नजर डाली और मेरा खून मेरे शरीर में ही जमकर रह गया था। तस्वीर में मौजूद औरत बिल्कुल मैं थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही बोल। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अक्स को किसी ने तस्वीर में कैद कर लिया हो। ये कौन थी और ये इंसान मुझसे क्या चाहता था? मेरा दिमाग बीते हुए समय के उन दिनों में भटकने लगा था जब जिंदगी इतनी सुकूनदायक नहीं थी, जब मेरे नाम के साथ किसी और की पहचान का बोझ नहीं था। मेरा पुराना समय, वो समय जो कितना सुंदर शुरू हुआ था और जिसका अंजाम आज इतना भयानक हुआ, मैं जानती भी नहीं थी। हम दो भाई बहन थे। मेरे पिता चंदन सिंह इलाके के एक बड़े जमींदार थे। हमारी जमीन ठेके पर दी हुई थी और उनकी आमदनी से हमारे घर किसी शानदार कोठी से कम नहीं लगता था। मेरे पिता बहुत पुरानी सोच रखते थे। उनके लिए बेटियों का भाग्य उनका घर और सिर्फ उनका पति होता है, किताबें नहीं। उन्होंने मुझे हाई स्कूल के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, जबकि मेरे भैया प्रताप को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। उनका कहना था कि प्रताप परिवार का वारिस है, उसे दुनिया के साथ चलना है, जबकि मेरा सफ़र तो बस पिया के घर तक का है। भैया को हर वो चीज़ मिली थी जिस पर वो उंगली रख देते थे। नई गाड़ी, महंगे कपड़े, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी, मगर हमारे बीच हमेशा एक अनदेखी दीवार रही थी। वो खुद को मुझसे बढ़कर समझते थे और ये एहसास मुझे मेरे पिता के व्यवहार से ही मिला था। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी का फैसला कर लिया था। मेरे लिए सुशांत का रिश्ता आया था, जो एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे। हमारी फाइनेंशियल हालात के सामने उनका परिवार बहुत मामूली सा था, मगर पिताजी को लड़की की शराफत और सादगी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटी, लड़का बहुत शरीफ है, मेहनती है, तुम्हें हमेशा फूलों की तरह रखेगा। पिताजी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। मैंने उनके इस फैसले के सामने अपना सर झुका दिया था, क्योंकि हमारे घर की बेटियों को अपनी मर्जी बताने का कोई हक नहीं था। भैया इस रिश्ते से खुश नहीं थे। पिताजी से कह रहे थे कि पिताजी, आप कहाँ एक जमींदार की बेटी का रिश्ता एक मामूली से क्लर्क से कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? उन्होंने ऐतराज किया था। पिताजी ने कहा कि बेटा, लोगों का तो काम है कहना। मुझे अपनी बेटी के लिए दौलत नहीं, सुकून चाहिए जो उस लड़के के घर में इसे मिलेगा। ये पिताजी का फाइनल फैसला था। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। पिताजी ने मुझे दहेज में हर वो चीज़ दी थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब मैं सुशांत के घर विदा होकर आई तो वो 2 कमरों का एक छोटा सा सिंपल सा घर था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एक कमी सी पैदा हुई थी कि मैं कहाँ बड़ी सी कोठी जैसे घर में रहने वाली इस कच्चे से मकान में आ गई हूँ। मगर सुशांत की मोहब्बत ने मेरे दिल से हर कमी का एहसास मिटा दिया था। वो सच में एक शरीफ इंसान था। वो मेरी छोटी छोटी चाहतों का भी ख्याल रखते थे। ऑफिस से आते हुए मेरे लिए रोज़ मेरी पसंद की आइसक्रीम लाने की उनकी आदत थी। कभी फूल लाते थे। वो कहते थे कि मैं तुम्हें महंगी गिफ्ट तो नहीं दे सकता, मगर ये फूल और तुम्हारी पसंद के खाने पीने की चीज़ें मेरी मोहब्बत का सबूत हैं। उनकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझती थी। हमारा छोटा सा घर स्वर्ग का टुकड़ा था। शादी के 1 साल बाद ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया। बेटे सुमित के जन्म पर मेरे पति की खुशी दुगनी हो गई थी। वो ऑफिस से आकर घंटों उसे सीने से लगाकर बैठे रहते थे। फिर 2 साल बाद मेरी बेटी जिंदगी में आई। मेरी बेटी रोशनी के जन्म पर हमारा परिवार पूरा हो गया था। सुशांत की सैलरी मामूली सी थी, मगर उससे हमारा गुजारा हंसी खुशी और आसानी से हो जाता था। मेरे बच्चे शहर के महंगे स्कूलों में तो नहीं पढ़ते थे, मगर उन्हें अपने पिता की इतनी मोहब्बत और अपनापन मिलता था
जो अमीरों के बच्चों को भी नसीब नहीं होता। पिताजी मुझसे मिलने अक्सर आया करते थे और मुझे खुश देखकर उनका चेहरा बेफिक्री से चमक उठता था। भैया भी कभी कभी भाभी के साथ आते थे, मगर उनके शब्दों में एक नेगेटिव कमेंट छुपा हुआ होता था, जैसे वो मेरी गरीबी का मुझे एहसास दिला रहे हों। मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके थे। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मुझे कभी भी पिता की जायदाद का, भैया की दौलत का ख्याल तक नहीं आया था। मुझे लगता था कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मतलब अपने पति की मोहब्बत और अपने बच्चों का साथ है। सब कुछ जैसे एक सपने की तरह सुंदर था और फिर एक ही लम्हे में बस सपना टूटकर चूर चूर हो गया था। एक रात सुशांत ऑफिस से वापस आए तो उनके सीने में तेज का दर्द उठा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती या उन्हें अस्पताल ले जाती, उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं। दिल का दर्द मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ, मेरे सर का साया, सब कुछ एक साथ ही छीनकर ले गया था। उस रात मेरे घर में कयामत का नज़ारा था। मेरे बच्चे अपने पिता के ठंडे शरीर से लिपटकर रो रहे थे और मैं गहरे दुख में पहुंच गई थी और सब कुछ देख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर बाहर आ गई है। सुशांत की मौत के बाद हमारा हंसता बसता घर एक वीराने में बदल गया था। पहले कुछ दिन तो रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के आने का सिलसिला जारी रहा था, मगर जब कुछ दिनों बाद सबके कदम आना बंद हो गए और घर में सिर्फ मैं और मेरे 2 मासूम बच्चे और एक जानलेवा खामोशी रह गई, तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस दुनिया में कितनी अकेली रह गई हूँ। मेरे पति के क्रियाकर्म के बाद मेरे प्रताप भैया भी आए थे। वो कुछ देर मेरे पास बैठे रहे, फिर मामूली तौर पर मुझे तसल्ली देने लगे कि सब्र करो बहन, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, अब तुम्हें ही इन बच्चों के सहारे जीना है। उनके शब्द हमदर्दी का मरहम नहीं, बल्कि एक अजीब से संबंध से दूरी की मोहर थी। मैं उम्मीद भरी नज़रों से उनका चेहरा देखती रही थी कि शायद वो कहें कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी मेरी है। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरे पिताजी की लाखों की जायदाद के इकलौते वारिस ने अपनी बेसहारा बहन को 1 रुपये की मदद भी नहीं की थी। वो कुछ देर बैठकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ऐसे चले गए थे जैसे मैं उन पर कोई बोझ हूँ। वक्त गुजारने के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन ने सर उठाने शुरू कर दिए थे। सुशांत की छोड़ी हुई मामूली सी रकम बच्चों के दूध और घर के राशन में खत्म होने लगी थी। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि मैं अपनी शादी का जेवर बेचना शुरू कर दूं। जब भी कोई जेवर बेचने के लिए सुनार के पास जाती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हर जेवर के साथ मेरे पति की कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी। वो कानों के झुमके जो वो अपनी सैलरी से मेरे लिए लेकर आए थे, वो अंगूठी जो उन्होंने सुमित के जन्म पर मुझे गिफ्ट में दी थी। मैं एक एक करके अपनी खुशियों भरी यादों को बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। इसी घर में मेरे जेठ मानव और उसकी पत्नी सुशीला भी रहते थे। सुशांत की जिंदगी में भाभी का व्यवहार मेरे साथ ठीक था, मगर उनके मरते ही जैसे उनका असली चेहरा सामने आ गया था। वो बात बात पर मुझे ताने देती थी, कहती थी कि सारा दिन बच्चों को लेकर बैठी रहती हो, घर के कामों में तो हाथ बटाया करो, अब सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ने का इरादा है क्या। उनके जहरीले शब्द रोज मेरे दिल को छलनी करते थे, लेकिन असली बदलाव मेरे जेठ मानव के व्यवहार में आया था। पहले वो मुझसे नजर झुकाकर बात करते थे, मगर अब उनकी नजरों में एक अजीब सी हवस और बेताबी उतर आई थी। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। कभी किचन में जानबूझकर मुझसे टकरा जाते थे, तो कभी मेरी साड़ी की तारीफ करते थे। उनकी नजरें मेरे शरीर पर ऐसे गड़ी हुई होती थी जैसे मुझे खा जाएंगे। मैं डर और घिन से सिकुड़कर रह जाती थी और कोशिश करती थी कि मेरा उनसे सामना ही न हो। मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया था कि ये सब इन पति पत्नी का मिला जुला प्लान है। भाभी जानबूझकर मुझे अपने पति के सामने करती थी और खुद किसी न किसी बहाने से गायब हो जाती थी। वो दोनों इस घर से मुझे निकालना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। फिर एक रात वो कयामत आ ही गई जिसका मुझे डर था। उस दिन भाभी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। घर में मेरे बच्चे और जेठ के सिवा कोई भी नहीं था। रात को जब मेरे बच्चे सो गए तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गई थी। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते हुए पूछा कि कौन है, तो बाहर से मेरे जेठ की आवाज़ आई, कंगना, दरवाज़ा खोलो वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैं जानती थी कि वो अपनी धमकी पूरी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया था। वो शैतानी मुस्कुराहट लेकर अंदर आ गए और कहने लगे कि कंगना, तुम कब तक ये जिंदगी अकेले गुजारोगी।
सुशांत तो अब वापस नहीं आएगा। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा कि दूर रहो मुझसे। मैं चीखी थी और पीछे हट गई थी कि भगवान से डरो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और तुम्हारे परिवार की इज्जत हूँ। उसने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा सबसे ज्यादा हक मुझ पर है। उसने एक झटके से मेरा बाजू पकड़ लिया। उसी लम्हे मेरे अंदर न जाने कहां से एक बिजली सी दौड़ गई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा था। उसके संभलने से पहले मैंने सोए हुए सुमित और रोशनी को गोद में उठाया और नंगे पैर कमरे से बाहर भागी थी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मैं इस घर से, इन यादों से और इस भेड़िए से अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी। रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर मैं अपने बच्चों को सीने से लगाकर दौड़ रही थी। उस समय मुझे सिर्फ एक ही ठिकाना याद आया था, एक ही सहारा नजर आया था, मेरा मायका, मेरे भैया का घर। मैं ये सोचकर उनकी दहलीज की तरफ भाग रही थी कि मेरे भैया, मेरे खून का रिश्ता, मुझे इस मुश्किल में जरूर पनाह देंगे। मैं एक दरिंदे के पिंजरे से निकलकर भागी थी, ये जाने बिना कि मैं इससे भी बड़े एक शिकारी के ठिकाने की तरफ दौड़ रही थी। इस समय मैं नंगे पैर अपने बच्चों को उठाकर प्रताप भैया की आलीशान कोठी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की सी घंटी का बटन दबा दिया था और अंदर रोशनियां जल रही थी। शायद घर वाले अभी जाग रहे थे। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला और सामने मेरी भाभी राधिका खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे उस होलिये में देखा तो उनकी आंखों में हमदर्दी के बजाय हैरानी और नागवारी के एक्सप्रेशन उभर आए थे। उन्होंने कहा कि तुम इस समय और इस हालत में। उनके शब्दों में मेरे लिए तरस का एक शब्द भी नहीं था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, भैया भी उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे। मुझे इस तरह से देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। कंगना, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? सब ठीक तो है ना? उनकी आवाज में फिक्र से ज्यादा झुंझलाहट थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, भैया। मेरी आवाज टूट रही थी। मैंने रोते हुए उन्हें सारी आप बीती सुनाई थी कि किस तरह मेरे जेठ ने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है और मैं किस तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भाग आई हूँ। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी कहानी सुनकर मेरे भैया गुस्से से तिलमिला उठेंगे। वो मुझे सीने से लगाकर कहेंगे कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने और भाभी ने एक दूसरे को मतलब भरी नजरों से देखा। भाभी ने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि एक मिनट, तुम रात के इस समय अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। तुम्हें वहीं रहकर मामला सुलझाना चाहिए था। अब समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा? मैंने कहा, भाभी, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? मैं चीखी। वो इंसान मेरी इज्जत का दुश्मन बना हुआ था। भैया ने ठंडे शब्दों में कहा कि हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो। तुम्हारा जेठ ऐसा इंसान तो नहीं है। तुम्हें बस वहां गुजारा करना चाहिए था। ये क्या बचपना है कि थोड़ी सी बात पर बच्चों को उठाकर भाग आई हो। उनके शब्द सुनकर मुझ पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरा अपना सगा भाई, मेरा खून का रिश्ता मेरी पवित्रता पर शक कर रहा था। वो मेरी इज्जत से ज्यादा अपनी झूठी सामाजिक इज्जत की फिक्र कर रहा था। इस समय घर में उनके कुछ रिश्तेदार और मेहमान भी ठहरे हुए थे, जो हमारी आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। शायद उनके सामने अपनी इज्जत बचाने की खातिर भैया ने मुझे अंदर आने का इशारा किया था। कहने लगे कि ठीक है, नाटक बंद करो और अंदर आ जाओ, सुबह बात करते हैं। मैं एक बुझी हुई उम्मीद के साथ अंदर दाखिल हुई थी। मुझे लगा कि कम से कम मेरे सर पर छत आ गई है। भाभी ने नफरत भरी नजरों से मुझे देखा था और फिर कहने लगी कि अब परेशानी ये है कि तुम्हें रखेंगे कहाँ? हमारे तीनों बच्चों के कमरे अलग अलग हैं। एक कमरा हमारा है और एक गेस्ट रूम है जहाँ मेहमान ठहरे हुए हैं। घर में तो कोई जगह खाली नहीं है। उनकी बात पर मेरा दिल टूटने लगा था। मैंने रिक्वेस्ट भरी नजरों से भैया की तरफ देखा था कि शायद वो कुछ बोले। भैया ने लापरवाही से कहा कि इसे बच्चों के साथ में स्टोर रूम में ठहरा दो, वो भी तो कमरा ही है। भाभी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट जाहिर हुई थी। हाँ, ये ठीक है, वैसे भी वहाँ घर का फालतू सामान ही तो पड़ा हुआ है। भैया ने मेरी तरफ देखा और फिर वो शब्द कहे जिन्होंने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर दिया था। हाँ, तो स्टोर रूम ठीक है, वैसे भी तुम भी अब फालतू सामान की तरह हो। मेरे सगे भैया के शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। फालतू सामान? ये थी मेरी औकात अपने पिता के घर में, इस घर में जिसकी बुनियादों में मेरे पिता का खून पसीना शामिल था। भाभी ने मुझे स्टोर रूम का रास्ता दिखा दिया था। वो सच में एक कबाड़ खाना था। टूटी फूटी कुर्सियां, पुराने संदूक, धूल और मकड़ी के जाले थे।
इसमें सांस लेना तक दुश्वार हो रहा था। भाभी ने कहा कि यहाँ की सफाई करके अपना बिस्तर लगा लो और शोर मत करना, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ये कहकर भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। मैंने रोते हुए अपने सोए हुए बच्चों को ठंडी ज़मीन पर लिटा दिया था। कमरे में एक अजीब सी बदबू और घुटन थी। मैंने अपने दुपट्टे से एक कोने में थोड़ी सी जगह साफ की थी। मेरे बच्चे जो अपने घर में नर्म बिस्तर पर सोने के आदी थे, इस सख्त और ठंडी ज़मीन पर बेखबर सो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी माँ ने एक भेड़िए से बचने के लिए जिस रास्ते को चुना था, वो दरिंदों का ठिकाना निकला था। मैं इस अंधेरे भरे और गंदे कमरे में बैठी थी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मेरे पति की मौत ने मुझे सिर्फ विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ ही नहीं किया था, बल्कि उसने मेरे अपनों के चेहरों से शराफत के वो नकाब भी नोच डाले थे, जिनके पीछे छुपे हुए चेहरे इतने डरावने थे। इस बारे में तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। स्टोर रूम की चार दीवारी मेरा और मेरे बच्चों का भाग्य बन चुकी थी। दिन की शुरुआत भाभी की जहरीली आवाज से होती थी और रात का अंत ठंडी जमीन पर टूटे हुए सपनों के साथ होता था। भैया के घर में मेरी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान और एक मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक मैं घर की साफ सफाई, कपड़े धोने और बर्तन मांजने जैसे कामों में जुटी रहती थी। राधिका भाभी अपने बच्चों के लिए तरह तरह के डिशेस बनाया करती थी, मगर जब मेरी और मेरे बच्चों की बारी आती तो किचन में सिर्फ बासी खाने की बची हुई दाल और सूखी रोटियां ही मिलती थी। मेरे बच्चे भले ही छोटे थे, लेकिन वो अपने और मेरे साथ होने वाले इस बुरे सलूक को महसूस करने लगे थे। वो हसरत भरी नज़रों से अपने मामा के बच्चों को महंगे खिलौनों के साथ खेलते हुए और अच्छे अच्छे खाना खाते हुए देखते थे। शुरू शुरू में वो मुझसे फरमाइश करते थे, खिलौने मांगते थे, अच्छी चीज़ें खाने की जिद करते थे, मगर वो जल्द ही समझ गए थे कि उनकी कोई चाहत पूरी होने वाली नहीं है। ख़ास तौर पर जब भैया शाम को ऑफिस से वापस आते तो वो अपने बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और खिलौने लेकर आते थे। मेरे सुमित और रोशनी की आंखों में उम्मीद के दिए जल उठते थे। वो दरवाजे की तरफ इस उम्मीद पर देखते रहते थे कि शायद उनके मामा जी उनको भी कोई एक टॉफ़ी या चॉकलेट उनको देंगे, मगर भैया उनके वजूद से ऐसे लापरवाह गुजर जाते थे जैसे वो वहां पर मौजूद ही नहीं हों। ये नज़ारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था और मैं अपने बच्चों को बहलाकर इस तकलीफ भरे माहौल से दूर स्टोर रूम में लेकर चली जाती थी। धीरे धीरे उनकी आंखों में उम्मीद की चमक धीमी पड़ गई थी और उन्होंने किसी भी चीज़ की चाहत करना ही छोड़ दिया था। वो अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी लाचारियों के साथ जीना सीख गए थे। एक दिन भैया ने घर आकर ऐलान कर दिया कि अगले दिन उनके बहुत कुछ स्पेशल बिजनेस गेस्ट रात के खाने पर आ रहे हैं। भाभी ने फौरन फैसला सुना दिया कि वो इतने मेहमानों के लिए खाना बनाने की झंझट में नहीं पड़ेंगी। शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जाएगा। मैं जानती थी कि इस वाले में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने और बच्चों के लिए अलग से रोटी बना लूंगी। अगले दिन घर में सुबह से ही प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई थी। भाभी ने मुझे ड्राइंग रूम की सफाई और मेहमानों के लिए बर्तन तैयार करने के काम पर लगा दिया था। काम ज्यादा होने की वजह से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बना सकी थी। मैंने सोचा कि जब भाभी घर के लिए खाना बनाएंगी तो मैं भी इसी में से अपने बच्चों को खिला दूंगी। मगर भाभी ने उस दिन घर में एक तिनका भी नहीं पकाया था। शाम को भैया ने सारा खाना बाजार से ऑर्डर किया था। जब बाजार का खाना घर में दाखिल हुआ तो खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मेरे बच्चे दोपहर से भूखे थे, बेचैनी से मेरी तरफ देखने लगे। भैया ने खाने को टेबल पर रखते हुए एक सख्त नज़र मुझ पर डाली थी और हुक्म दिया था कि ये खाना सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए है। खबरदार, जो किसी ने भी इसमें से किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनके ये शब्द सुनकर मेरे दिल पर घूंसा लगा था। रात गहरी हो रही थी और मेरे बच्चों की भूख बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा सुमित मेरी गोद में सर रखकर अपनी तोतली जुबान में बार बार कह रहा था कि मम्मी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मैं बेबसी से उसका सर सहलाती रही, इस उम्मीद पर कि शायद वो सो जाए और उसकी भूख का एहसास कुछ देर के लिए मिट जाए, मगर भूख की आग नींद पर सवार नहीं हो रही थी। इतने में ही भाभी की आवाज़ गूंजी, ओए कंगना, जाकर मेहमानों के खाने के बर्तन साफ कर दो। मैं बच्चों को वहीं छोड़कर किचन में आ गई थी। जब मैं बर्तन धो रही थी तभी मेरी बेटी रोशनी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मेरी साड़ी का पल्लू खींचकर बोली, मम्मी खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। उस मासूम के शब्दों ने मेरे अंदर की ममता को झंझोड़ दिया था। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा। इस समय किचन में कोई नहीं था।
मेरी नज़र टेबल पर पड़े खाने पर पड़ी थी। एक लम्हे के लिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया था, मगर फिर मेरे बच्चों की भूख से मुरझाए हुए चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मैंने कांपते हुए हाथों से जल्दी से एक रोटी उठाई, उस पर थोड़ी सी सब्जी रखी और उसे अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे छुपा लिया था। मेरा दिल डर से धड़क रहा था कि कहीं कोई मुझे देख न ले। मैं तेज तेज कदमों से उनकी तरफ भागी थी और दरवाज़ा जोर से बंद करके वो रोटी अपने बच्चों के सामने रख दी थी। उन्होंने जिस तरह इस रोटी पर हाथ बढ़ाए थे, वो नज़ारा शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। उन्हें खाना खाता हुआ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिला था कि मैंने एक माँ होने का फ़र्ज़ निभा दिया था। मैं नहीं जानती थी कि इस एक रोटी की कीमत मुझे अपना घर और अपनी इज्जत गंवाकर चुकानी पड़ेगी। बच्चों को खाना खिलाकर जब मैं वापस किचन में आई, तो मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मैंने चोरी नहीं की बल्कि बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मैंने जल्दी से बाकी बर्तन समेटे और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई थी। कुछ देर के बाद भाभी मेहमानों के लिए खाना लगाने आई। डिशेस में खाना निकाल रही थी और साथ साथ रोटियां भी गिनकर हॉट पॉट में रख रही थी। तभी अचानक से रुक गईं। उनकी तेज नजरों ने फौरन भांप लिया था कि रोटियों की गिनती पूरी नहीं है, एक रोटी कम है। उनकी आवाज़ किसी तेज धारदार खंजर की तरह किचन की खामोशी को चीर गई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि रोटी कहाँ गई। मेरा दिल डूबकर उभर आया था। मैंने नज़र झुका ली थी और प्रार्थना करने लगी कि उनका ध्यान मेरी तरफ ना जाए, मगर शायद बदकिस्मती ने आज मेरा ही पता पूछ लिया था। वो सीधा मेरी तरफ मुड़ी थी। उनकी आंखों में शिकार जैसी चमक थी कि तूने उठाई है ना रोटी। उन्होंने मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा, बोल, तेरे अलावा इस किचन में कौन आया था? अब अगर मेहमानों के सामने खाना कम पड़ गया तो देखना मैं तेरा क्या अंजाम करती हूँ। मैं पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही थी। मेरी जुबान गूंगी हो चुकी थी। मैं क्या कहती? क्या मैं इकरार करती कि हाँ, मैंने अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी की है, या मैं झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करती? मेरी खामोशी को उन्होंने मेरा इकरार समझ लिया था। वो गुस्से से कुछ और भी कहती, लेकिन भैया ने उन्हें आवाज़ दे दी थी कि मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। वो गुस्से से चलती हुई खाना लेकर मेहमानों के पास चली गई थी। मैं किचन में खड़ी डर गई थी और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी इज्जत रख लेना। कुछ ऐसा ना हो कि मेरी वजह से भैया को शर्मिंदगी उठानी पड़े, मेरा सारा भरम भी खत्म ना हो जाए। लेकिन शायद ऊपर वाले को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद ही मेहमानों के कमरे से भैया की आवाज़ आई। भाभी से वो रोटियां लाने को कह रहे थे। भाभी ने किचन में आकर बर्तनों को खटखटाया और फिर ऊंची आवाज़ में बोली कि रोटियां तो ख़त्म हो गई हैं। ये सुनना था कि ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भैया पर इस समय क्या बीती होगी। अपने व्यापारी सुख और झूठी इज्जत को हर चीज़ पर आगे रखने वाले मेरे भैया के लिए ये लम्हा किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। जैसे ही मेहमान विदा हुए तो घर में एक तूफान खड़ा हो गया था। भैया का चेहरा लाल हो रहा था और वो सीधा मेरी तरफ आए थे। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। वो मुझ पर चीखने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई मेहमानों के खाने पर नज़र लगाते हुए? अगर इतनी ही फिक्रमंद हो तुम मेरी इज्जत की, तो 2 मिनट अपने बच्चों को सब्र नहीं करवा सकती थी? भाभी भी आग में तेल डालने का काम कर रही थी। कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस मनहूस को हमारे घर में मत रखो। अब देख लिया ना नतीजा, कि एक रोटी की भिखारी ने आज हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं खामोशी से सर झुकाकर उनके इल्ज़ाम को सुनती रही थी। मैं क्या सफाई देती, क्या बताती कि उनके अपने बच्चे मेहमानों के साथ बैठकर वही खाना खा रहे थे, जबकि मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मैं क्या कहती कि इस घर में मुझे और मेरे बच्चों को इंसान ही नहीं समझा जाता। मेरी खामोशी ने उनके गुस्से को और भी भड़का दिया था। भाभी ने उसी समय चिल्लाकर कहा कि निकल जाओ हमारे घर से। भाभी ने उसी समय आखिरी फैसला सुना दिया था और भैया ने एक लम्हे को भी देर ना करते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया था और मुझे घसीटना शुरू कर दिया था। मैंने रोते हुए कहा कि भैया, आपको भगवान का वास्ता मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मैं अपने बच्चों को लेकर इस समय कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे मेरी चीखें सुनकर स्टोर रूम से बाहर आ गए थे और मेरी टांगों से लिपटकर रोने लगे। मगर मेरे भैया और भाभी पर जैसे भूत सवार था। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे और मेरे रोते बिलखते बच्चों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। चल मनहूस, दफा हो जा यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। धड़ाम से दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो गया था और मैं इस शहर की बेरहम सड़क पर आ गई थी।
मैं ठंडे बेरहम फुटपाथ पर गिर पड़ी थी। मेरे घुटने छिल गए थे, लेकिन शरीर की तकलीफ इस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं थी जो मेरी आत्मा को छलनी कर रही थी। एक रोटी की चोरी के लिए मेरे सगे भाई ने मुझे एक रोटी की चोरी पर बेघर कर दिया था। शाम के साये गहरे होने लगे थे। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार तेज हो रही थी। मैं अपने बच्चों को सीने से लगाकर एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। हर गुजरा हुआ इंसान मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई वहशी मुझे और मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने उठने का फैसला किया, मगर कहाँ जाती? कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि एक चमकती हुई काली गाड़ी आकर मेरे बिल्कुल सामने रुकी थी। मेरा दिल डर की वजह से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने बच्चों को खुद के और करीब कर लिया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक हैंडसम पर्सनैलिटी वाला आदमी बाहर निकला था। उसकी उम्र लगभग 32 साल के करीब होगी। उसने एक नज़र मेरी हालत पर डाली और फिर मेरे रोते हुए बच्चों को देखा। उसके कदम हमारी तरफ बढ़ रहे थे और उसकी परखती हुई नज़रें मेरे चेहरे पर जम गई थी। उसने कुछ देर मुझे ध्यान से देखा, फिर वो शब्द कहे जिन्होंने मुझे चौंका दिया था। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नई जिंदगी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। इस अजनबी आदमी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक नई जिंदगी, मगर उसकी शर्त क्या हो सकती थी? क्या वो मुझसे मेरी रही सही इज्जत का सौदा करना चाहता था? मेरे दिमाग में हजारों ख्याल उठ रहे थे। मैंने अपनी आंसू भरी नजरों से उसे देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, कैसी शर्त? तो वो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी परखती हुई नजरें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसके शब्दों में हवस या मजाक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सीरियसनेस और ठहराव था। आपको 3 दिन के लिए मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरानी भरी कंडीशन में उसका चेहरा देखती रह गई थी। वो सिर्फ 3 दिन के लिए शादी करना चाहता था। ये कैसा मजाक था? मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी थी। मैंने कहा, आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसने कहा कि फ़ायदा उठाना चाहता तो और भी बहुत सारे तरीके थे। उसने डायरेक्ट शब्दों में बोला था। वो कहने लगा कि मैं आपको एक कानूनी और सामाजिक तरीके से सहारा ऑफर कर रहा हूँ। ये सिर्फ 3 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बदले मैं आपको इतनी रकम दूंगा कि आप और आपके बच्चे बाकी की सारी जिंदगी इज्जत के साथ बिता सकेंगे। फैसला अब आपके हाथ में है। उसने अपनी जेब से चॉकलेट के 2 पैकेट निकालकर मेरे रोते हुए बच्चों की तरफ बढ़ा दिए थे। मेरे बच्चे जो भूख और सर्दी से बेहाल हो रहे थे, उन्होंने मासूमियत से हाथ आगे बढ़ाकर चॉकलेट ले ली थी। ये नज़ारा देखकर मेरा दिल कटकर रह गया था। मेरे बच्चे 2 चॉकलेट के लिए अजनबी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और मैं उनके लिए एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं कर सकी थी। मेरी गैरत, मेरे उसूल, मेरी सारी खुददारी मेरे बच्चों की भूख के सामने दम तोड़ रही थी। उस समय मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अपनी आत्मा पर पत्थर रखकर वो फैसला कर लिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देना था। मैंने कहा कि मुझे ये मंजूर है। ये शब्द कहते हुए मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ज़ुबान से अपनी ही मौत के समय का चुनाव कर लिया हो। उस इंसान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर जैसे मैं उस समय कुछ समझ ही न सकी थी, उसने मेरे लिए अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। मैं अपने सोए हुए बच्चों को उठाकर अंदर बैठ गई थी। गाड़ी का नरम और गर्म माहौल मेरे ठिठुरते हुए शरीर के लिए किसी सुकून से कम नहीं था। गाड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ जा रही थी। मैं शीशे से बाहर अंधेरे में डूबे हुए शहर को देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ घंटों में मेरी दुनिया किस तरह बदल गई थी। कहाँ मैं अपने भाई के घर के स्टोर रूम में पड़ी थी और कहाँ अब एक अजनबी इंसान के साथ एक अनजान भविष्य की तरफ जा रही थी। कुछ देर के बाद गाड़ी एक वकील के ऑफिस के बाहर रुकी थी। उस इंसान ने पहले ही शादी के सारे इंतजाम कर रखे थे। कुछ गवाहों की मौजूदगी में रात के इस समय मेरी उसके साथ कोर्ट मैरिज हो गई थी। इस अजनबी इंसान से मेरा रिश्ता जुड़ गया था। मेरे दिल की धड़कन अजीब तरीके से गूंज रही थी। मुझे लग रहा था जैसे ये सब कुछ मैं नहीं, कोई औरत है और मैं सिर्फ एक तमाशे की हैसियत से ये सब देख रही हूँ। शादी के बाद हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए थे। अब गाड़ी शहर के सबसे वीआईपी और महंगे इलाके की तरफ जा रही थी। आखिरकार गाड़ी एक ऐसे घर के सामने आके रुकी थी जिसे घर कहना उसकी बेइज्जती थी। वो एक महल था, एक लग्जरी कोठी जिसके बड़े से गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। आखिर ये इंसान कौन था और ये मुझे कहाँ लेकर आया था? गार्ड उसके आगे झुक गया था और भारी भरकम गेट खुद ब खुद खुल गया था।
गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो रोशनी में नहाया हुआ एक शानदार लॉन और संगे मरमर के पत्थर से बना हुआ रास्ता नजर आया था। पोर्च में गाड़ी रुकने पर नौकरों की एक लाइन हमारे वेलकम के लिए पहले से ही मौजूद थी। वो इंसान गाड़ी से उतरा और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए थे। आ जाओ, उसकी आवाज़ ने मुझे एकदम से चौंका दिया था। मैं कांपते हुए कदमों से गाड़ी से बाहर निकली थी। मेरे सामने रोशनी में नहाया हुआ एक लग्जरी महल था और मैं नहीं जानती थी कि ये महल मेरे लिए सुकून की जगह साबित होगी भी या नहीं। यह सिर्फ मेरे लिए कोई पिंजरा है। मैंने कांपते हुए कदमों से इस आलीशान कोठी की दहलीज के अंदर कदम रखा तो अंदर दाखिल होते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। बाहर से ये घर जितना आलीशान था, अंदर से उससे कहीं ज्यादा सुंदर और हैरत अंगेज था। जमीन चमकते हुए सफेद रंग के पत्थर से बनी हुई थी, जिस पर मेरे कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। छत पर एक बड़ा सा क्रिस्टल झूमर लटक रहा था, जिसकी रोशनियां पूरे हॉल में फैली हुई थी। हर तरफ कीमती फर्नीचर और नई पेंटिंग सजी हुई थी। ये नज़ारा किसी राजकुमार के घर का था और मैं एक बेघर औरत फटे पुराने कपड़ों में इस बड़े से महल में खड़ी खुद को किसी और ही दुनिया की इंसान समझ रही थी। एक नौकरानी मेरे करीब आई और इज्जत से कहने लगी कि मैडम और सर, बड़ी मैम आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। मैंने चौंक कर कहा, बड़ी मैम? और इस अजनबी इंसान की तरफ देखा जिससे कुछ घंटे पहले मेरी शादी हुई थी। उसने मेरी उलझन को नज़रअंदाज करते हुए नौकरानी को चलने का इशारा किया था। हम एक लंबे से रास्ते से गुजरकर एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हुए थे। कमरे के सामने ही एक व्हील चेयर पर एक बूढ़ी और चमकदार चेहरे वाली औरत बैठी हुई थी, जिनके हाथ में एक बुक थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। वो इंसान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और झुककर उनके हाथ चूमने लगा। मम्मी, मैं आ गया हूँ। उस औरत ने अपनी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था और कहने लगी कि जीते रहो मेरे बेटे, ऊपर वाला तुम्हारी लंबी उम्र करे। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं जो वहीं सहमी हुई दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उनकी आंखों में एक नरम सा इंटरेस्ट उभर आया था। ये कौन है बेटा? वो इंसान मुस्कुराया और फिर मेरा हाथ थामकर मुझे उनके पास ले आया। उसका टच इतना अजीब और उम्मीद से भरा हुआ था कि मैं एकदम से डर गई थी। मम्मी, मिलिए इससे, ये आपकी बहू है। इसका नाम कंगना है। मैंने इसके साथ शादी कर ली है। और उसके इन शब्दों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बहू? उन्होंने अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोला था। शादी तो सिर्फ 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट थी, फिर ये बहू बनाने का नाटक क्यों किया गया था? मैं हैरानी भरी नजरों से यकीन ना करते हुए कंडीशन में उनको देखने लगी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी माँ के चेहरे पर तो पहले से ही बहुत सारी हैरानी के एक्सप्रेशन जाहिर हो रहे थे, मगर फिर वो हैरानी किसी अनोखी खुशी में बदल गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सच मेरे बेटे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो कब से तुम्हारे सर पर सहरा देखने के लिए तरस रही थी। उन्होंने मेरा हाथ अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया और कहने लगी, खुश रहो बेटी, इस घर में हमेशा तुम्हारा राज होगा। उसी लम्हे नौकरानी मेरे सोए हुए बच्चों को उठाकर कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें देखकर इस बूढ़ी औरत की आंखों में सवाल उभर आए थे। बच्चे, ये किसके हैं बेटा? उस इंसान ने फौरन तसल्ली भरे शब्दों में जवाब दिया, मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी संस्कारी और शरीफ लड़की से ही शादी करूंगा। कंगना एक बेसहारा और लाचार औरत है। ये बच्चे उसके ही हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी की बेटी को इज्जत दे रहा हूँ तो उसके बच्चों को पिता का नाम देने से मुझे ऊपर वाला और ज़्यादा पुण्य देगा। मुझे विश्वास है कि आपको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर उसकी माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया था। कहने लगी कि मुझे अपने बेटे पर पूरा गर्व है। आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया है कि तुम अपने पिता की ही बेटे हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा। ये बच्चे आज से मेरे भी पोता पोती हैं। उन्होंने नौकरानी से इशारा करके बच्चों को अपने पास बुलवाया था और उनके सर पर मोहब्बत से हाथ फेर दिया था। मैं हैरान खड़ी हुई थी और ये सारा नज़ारा देख रही थी। मेरा दिमाग आउट हो चुका था। ये इंसान कितना शातिर और इंटेलिजेंट था। इसने किस तरह से झूठ को सच में बदल दिया था। उसकी माँ एक लम्हे के लिए भी शक नहीं कर सकी थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? इस नाटक के पीछे आखिर असली मकसद क्या था? ये सवाल नाग बनकर मेरे दिमाग में फनकार रहा था। एक नौकरानी मुझे मेरे कमरे में ले गई थी। वो कमरा मेरे भैया के पूरे घर से भी बड़ा था और बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसकी हर चीज़ कीमती और सुंदरता से झलक रही थी। अलमारी में मेरे और बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। बिस्तर इतना नरम और आरामदायक था कि मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे आरामदायक बिस्तर पर सोऊंगी। मैंने अपने बच्चों के कपड़े चेंज करके उन्हें बिस्तर पर लेटाया
तो वो गहरी नींद में सो गए थे। कुछ देर के बाद वो इंसान कमरे में आया। उसके हाथ में खिलौनों से भरे हुए दो बड़े बड़े बैग थे। उसने वो खिलौने बच्चों के पास रख दिए थे। सुबह जब मेरे बच्चे जागे और अपने पास इतने सारे खिलौने और इतना सुंदर कमरा देखा तो उनकी खुशी की हद न रही थी। सुमित रिमोट कंट्रोल कार से खेलने लगा था, जिसका वो सिर्फ सपना ही देख सकता था, और रोशनी एक बड़ी सी डॉल को अपने सीने से लगाकर हंस रही थी। बरसों के बाद मैंने अपने बच्चों को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। उनकी हंसी देखकर एक लम्हे के लिए मैं अपने सारे डर और दुख भूल गई थी। मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। मैं अपने बच्चों को खुश देखकर खुश थी, मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी था। ये खुशियाँ, ये सुविधाएं, ये सुकून सब दिखावा था। ये सब सिर्फ 3 दिन की कहानी थी। इसके बाद क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस इंसान ने अपनी माँ से इतना झूठ क्यों बोला है? क्या ये किसी बड़े तूफान की शुरुआत थी? इस बड़े से आलीशान महल में अगले 2 दिन सपने की तरह गुजरे थे। मेरी हैसियत एक लम्हे में भिखारन से मालकिन जैसी हो चुकी थी। घर के सारे नौकर मुझे छोटी मैडम कहकर बुलाते थे और मेरे हर हुक्म को पूरा करने के लिए फौरन तैयार रहते थे। दूसरे दिन दोपहर के खाने पर हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। टेबल तरह तरह के व्यंजन से सजी हुई थी। मेरी सास, जिन्हें सब मम्मी जी कहते थे, एक बहुत ही समझदार और शरीफ औरत थी। उन्होंने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा। कहने लगी कि बेटी कंगना, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। तुम्हारा संबंध किस शहर से है? तुम्हारे माता पिता क्या करते थे? इस अचानक से सवाल पर मेरे हाथ से निवाला गिरते गिरते बचा था। मेरे गले में जैसे कांटे चुभ गए थे। मैंने डरती हुई नजरों से वरुण की तरफ देखा। उसने एक लम्हे की देर किए बिना बड़े सुकून से जवाब दिया, मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि कंगना के पेरेंट्स बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे। इसकी परवरिश इसके चाचा ने की है, जो कि बहुत लालची इंसान थे। वो कंगना की शादी जबरदस्ती एक बिगड़े हुए और अमीर आदमी से करवा रहे थे, ताकि इसके बदले मोटी रकम वसूल कर सकें। मैं कंगना से तब मिला था जब ये अपने घर से भागकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने इतनी सफाई और डिटेल से ये सब मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी कि एक लम्हे के लिए मैं खुद भी उस पर यकीन करने लगी थी। मम्मी जी की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी और तरस की लहर दौड़ गई थी। हाय मेरी बेटी, तुमने तो बहुत सारे दुख उठाए हैं। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था। लेकिन अब फिक्र मत करो, ये तुम्हारा अपना घर है। अब तुम्हें कोई दुख छू भी नहीं सकेगा। मैं सिर्फ आंसू भरी नजरों से सर हिला सकी थी। वरुण ने मेरी प्लेट में पराठा रखते हुए कहा कि खाना खाओ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो। उसका ये दिखावे का प्यार और फिक्रमंदी मेरे दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। मैं उस इंसान के शातिर दिमाग और एक्टिंग पर दंग रह गई थी। फिर वो तीसरा और आखिरी दिन भी आ गया था, जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की हद खत्म हो रही थी। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग गई थी। मेरा दिल एक अनजाने डर से धड़क रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां लॉन में बारिश की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी। ये नज़ारा कितना सुंदर था, मगर मेरे अंदर एक तूफान खड़ा हुआ था। मैंने अपने और बच्चों के वो पुराने फटे हुए कपड़े एक छोटी सी थैली में डाल लिए थे, जिन्हें पहनकर हम इस घर में आए थे। हर कपड़े को फोल्ड करते हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं इन दोनों की खुशियों को भी फोल्ड करके बंद कर रही हूँ। सुमित की आंख खुली तो उसने मुझे थैली हाथ में लिए खड़े हुए देखा। कहने लगा, मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी मासूम आवाज में डर था कि क्या हम वापस इस गंदगी वाले कमरे में जाकर रहेंगे। उसके इस सवाल ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था और कहा कि नहीं मेरे बेटे, हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। दोपहर के समय वरुण मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस छाई हुई थी। उसने एक नज़र मेरे हाथ में पकड़ी, पुराने कपड़ों की थैली पर डाली और फिर मेरी तरफ ध्यान दिया। मैंने कहा कि आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। मैंने हिम्मत करके खुद ही बात शुरू की थी। उसने मेरी बात पर सख्ती की, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ कदम चलकर खिड़की के पास खड़ा हो गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो मुड़ा तो कहने लगा, तो तुमने जाने की तैयारी कर ही ली है? उसकी आवाज़ में कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैंने खामोशी से सर हिला दिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम जा रही हो। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया था। मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट 3 दिन है। इससे पहले कि मैं उसकी बात का मतलब समझ पाती, उसने हुक्म दिया कि रेडी हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर दो, हमें एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं हैरानी और उलझन की स्थिति में उसे देखती रह गई थी और उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने चुपचाप खुद को और बच्चों को तैयार कर लिया था। जब हम जाने के लिए नीचे आए तो मम्मी जी ने हम तीनों को आशीर्वाद देकर विदा किया था। वो समझ रही थी
कि हम पति पत्नी बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी एक बार फिर से सड़क पर दौड़ रही थी। मेरा दिल किसी अनजाने डर की वजह से धड़क रहा था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, रास्ते जाने पहचाने लग रहे थे। ये मेरे भैया के घर की तरफ जाने वाला रास्ता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे वहां क्यों ले जा रहे हो जहां मेरी बेइज्जती हुई है, जहां मुझे और मेरे बच्चों को धक्के देकर निकाल दिया गया। मैं उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहती थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। आखिरकार गाड़ी ठीक उसी जगह पर रुकी जहां से उसने मुझे उठाया था, मेरे प्रताप भैया के घर के बिल्कुल सामने से। मेरा पूरा वजूद डर से कांप रहा था। मैंने सवाल करती हुई नजरों से वरुण की तरफ देखा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशन से खाली था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं समझ न सकी थी। उतरो, उसने मुझे हुक्म दिया और कहने लगा कि हमें अंदर जाना है। ये सुनते ही मेरी बर्दाश्त की हद न रही थी। मैं चीख पड़ी कि मैं इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगी। मुझे यहाँ दोबारा बेइज्जत होने के लिए क्यों लाए हो तुम? मैं हरगिज अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने बच्चों को खुद से लपेट लिया था, जैसे कोई उन्हें मुझसे छीन लेगा। वरुण मेरी तरफ मुड़ा। उसकी नज़र सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। उसके शब्दों में अब हुक्म के साथ साथ एक फैसला भी था। उसने कहा, बेइज्जती कमजोरों का नसीब होती है और तुम कमजोर नहीं हो। तुम यहाँ भीख मांगने या माफी मांगने नहीं आई हो। तुम यहाँ वो लेने आई हो जो तुम्हारा हक है। अब उतरो गाड़ी से। वरुण के शब्दों में एक ऐसी काट थी कि मैं आगे कुछ न कह सकी थी। उसके शब्दों में हुक्म नहीं, एक अजीब सी अथॉरिटी थी जिसे इग्नोर करना मेरे बस में नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए और बच्चों का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतर आई थी। वरुण मेरे साथ चल रहा था और उसकी मौजूदगी मुझे एक अनजानी हिम्मत दे रही थी। जैसे ही मैंने अपने भैया के घर की दहलीज पर कदम रखा, तो मेरे पुराने समय के सारे जख्म एक बार फिर से हरे हो गए थे। मैंने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा राधिका भाभी ने खोला था और मुझे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उनकी आंखें हैरानी और नफरत से फैल गई थीं। उन्होंने कहा, तुम यहाँ? उनकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की? क्या सड़कों पर भीख मांगकर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा है? इतने में प्रताप भैया भी बाहर आ गए थे। मुझे देखकर उनका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना कि अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। वो मुझ पर झपटने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन तभी वरुण, जो अभी तक मेरे पीछे खामोशी से खड़ा हुआ था, एकदम आगे आया और उनका रास्ता रोक लिया और जोर से कहने लगा, खबरदार, जो मेरी पत्नी को एक शब्द भी कहा। वरुण की गरजदार आवाज और उसकी हिम्मत ने प्रताप भैया और राधिका भाभी दोनों पर जैसे हैरानी साबित कर दी थी। वो दोनों बहुत हैरान हुए थे। वरुण ने कहा कि जी हाँ, ये मेरी पत्नी है। वरुण ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। कहने लगा, कंगना अब मेरी पत्नी है और ये यहाँ भीख मांगने या माफी मांगने नहीं आई है, बल्कि अपना वो हक वसूल करने के लिए आई है जिस पर तुम लोग कब्जा करके बैठे हुए हो। भैया ने खुद को संभालते हुए कहा कि कैसा हक? इसका यहाँ कोई हक नहीं है। यहाँ इसका हक इसके पिता की जायदाद में है। वरुण ने तसल्ली से जवाब दिया था और कहा था, वो सारी जमीनें और ये घर जिसमें तुम राजकुमार बनकर बैठे हुए हो, इसमें कंगना का भी बराबर का हिस्सा है। भैया और भाभी अब वरुण को ध्यान से देख रहे थे। अचानक भैया का चेहरा फक पड़ गया था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने कहा, तुम तो वरुण हो ना? उनकी आवाज में हैरानी और डर था। वरुण ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने मुझे पहचान लिया। वरुण मुस्कुराने लगा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में ठंडक थी और वो कहने लगा कि हाँ, मैं वही वरुण हूँ जिसके साथ तुमने बिजनेस में पार्टनरशिप की थी और फिर मेरे विदेश जाते ही मेरे करोड़ों रुपये और पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा कर लिया था। ये सच्चाई मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। मेरा दिमाग तो सुन ही रह गया था। ये इंसान, ये मेरे भैया का दुश्मन है। मैंने ये क्या कर दिया? मैं अपने ही भाई के एक दुश्मन से शादी कर बैठी थी। मेरा मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर वरुण की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। भैया ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तो तुम मेरी बहन को इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? वरुण हंसने लगा, इस्तेमाल? इस्तेमाल तो तुमने अपनी बहन का किया था। अब फालतू समझकर घर के स्टोर रूम में फेंक दिया था। तुम जैसे लोग जो पैसे के लिए अपने सगे रिश्ते को भी नहीं बख्शते, तो दूसरों के साथ क्या करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वरुण का अंदाज अब बहुत ही ज्यादा ठंडा था और वो दो टूक अंदाज में बात कर रहा था। उसने कहा, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं पुलिस में और अदालत के जरिए तुमसे अपना एक एक पैसा वसूल कर लूं,
तुम्हारे फ्रॉड का पर्दाफाश करूं और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि तुम शराफत से मेरा सारा पैसा और मेरी पत्नी कंगना को उसके जायदाद में हिस्सा आज और अभी चाहिए, ये सब कुछ मेरे हवाले कर दो। ये सब सुनकर भैया और भाभी का सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। मैं दंग होकर उन्हें देख रही थी। वो जानते थे कि वरुण जो कह रहा है वो कर सकता है। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। वो इंसान जो कुछ दिन पहले ही अपनी बहन को एक रोटी पर धक्के देकर निकाल रहा था, आज एक ताकतवर इंसान के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हुआ था। मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे? भैया की आवाज में अब बेबसी दिखाई दे रही थी। वरुण ने अपने कंधे उचकाकर कहा, अब तुम ये जानो कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। या तो मेरे पैसे और कंगना का हिस्सा मेरे हवाले करो या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वरुण मेरी तरफ मुड़ा था और बच्चों को लेकर वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ा था। मैं तो दंग ही रह गई थी और उसके साथ चल पड़ी थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से आउट हो चुका था। उसने मेरे भैया का घमंड तो मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन उसने ये सब मेरे लिए किया था या अपने बदले के लिए? क्या मैं इस जंग में सिर्फ एक मोहरत थी? गाड़ी में बैठकर मैंने उसकी तरफ देखा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल तूफान की तरह उमड़ रहे थे। वापसी का सारा सफर खामोशी में कट गया था। मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान खड़ा हो रहा था, मगर मैं कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब हम वापस वरुण के घर पहुंचे तो वरुण ने बच्चों को नौकरानी के साथ खेलने के लिए भेज दिया था और मुझे अपने साथ स्टडी रूम में आने का इशारा किया था। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। आखिर में मैंने ही उस खामोशी को तोड़ा था। मैंने कहा कि आपने मुझे इस्तेमाल क्यों किया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे भैया को पहले से ही जानते हैं? मेरी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक शिकायत भी थी। वरुण ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि हाँ, ये सच है कि मेरा पहला मकसद तुम्हारे भाई प्रताप से बदला लेना ही था। वो एक बहुत ही खुदगर्ज और लालची इंसान है। उसने न सिर्फ मेरे साथ धोखा किया था, बल्कि मुझे ये भी पता चला था कि उसने अपने पिता की मौत के बाद अपनी सगी बहन को उसके हक से भी अलग कर रखा है। उसने बताया, जिस दिन उसने तुम्हें घर से निकाला था तब उसके यहाँ फंक्शन में मेरा एक दोस्त भी वहाँ पर मौजूद था। उसी ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया था। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हें इस बेबसी की कंडीशन में देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम इस इंसान से बदला लेने का बेहतरीन रास्ता बन सकती हो। इसलिए मैंने 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया था ताकि मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा पति बनकर प्रताप पर दबाव डाल सकूं। उसके शब्द मेरे दिल पर उतर रहे थे। मैंने कहा, तो ये सब सिर्फ एक नाटक था? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि ये सब शुरू में एक नाटक था, लेकिन इन 3 दिनों में जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी खुददारी अपने बच्चों के लिए, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी मासूमियत को देखा तो मेरा इरादा बदल गया था। मुझे एहसास हुआ कि बदला लेना इतना ज़रूरी नहीं जितना एक अच्छे इंसान का साथ देना है। मैं तुम्हारे भाई को उसके किए की सज़ा ज़रूर देना चाहता था, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं देखता कंगना। मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। उसका ऑफर इतना सच्चा और ईमानदारी से भरा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये खुशी के आंसू थे इस बात के कि ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली थी। अगले दिन वरुण ने एक वकील के थ्रू प्रताप भैया से कानूनी तौर पर मेरा हिस्सा वसूल कर लिया और जायदाद मेरे दोनों बच्चों के नाम करवा दी थी। उसने अपना पैसा भी वापस ले लिया था। पैसा जाते ही भैया का कारोबार ठप हो गया था। भाभी जो सिर्फ दौलत की पुजारन थी, उस बुरे समय में वो उनका साथ छोड़कर चली गई थी और डिवोर्स लेकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे भैया अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए थे। उनके किए की सजा इसी दुनिया में उनको मिल रही थी। कुछ महीनों के बाद वो मेरे पास आए थे। उनकी हालत रहम के काबिल थी। वो मेरे कदमों में गिरकर अपने गुनाहों की सजा मांगने लगे। उनकी आंखों में बेहद शर्मिंदगी थी जिसे देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैंने उन्हें माफ कर दिया था क्योंकि बदला लेना मेरा शौक नहीं था। मैं अब वरुण के घर की मालकिन थी और उसने मुझे हर फैसले करने की पूरी तरह से आज़ादी दी हुई थी। मैंने अपने भतीजे और भतीजी के सारे खर्चे अपनी जिम्मेदारी पर ले लिए थे ताकि उनका भविष्य अपने माता पिता की गलतियों की वजह से बर्बाद न हो जाए। वक्त गुजरता गया और ऊपर वाले ने मुझे और वरुण को भी एक बेटा दे दिया था, मगर वरुण ने कभी भी सुमित और रोशनी और अपने सगे बेटे में कोई फर्क नहीं किया था। वो तीनों को एक जैसा प्यार देता था, बिल्कुल एक सगे पिता की तरह। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे, मगर ऊपर वाले ने मुझे मेरे सब्र का फल इतना मीठा दिया था कि मेरे सारे पिछले गम धुल गए थे। मेरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और खुदगर्जी इंसान को
अपने सगे रिश्तों से भी दूर कर देती है और उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। सब्र और भलाई का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर ऊपर वाला सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और उन्हें उनकी उम्मीद से बढ़कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।